गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम लोग साइंस की क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मा के बारे में जानेंगे। बच्चों पिछले दिन हम लोगों ने अध्याय 4 में पाठ 4 में ऊनी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ऊनी वस्त्र हमें ऊनी रेशों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं और ऊनी रेशे कहां से हमें मिलते हैं। साथ ही पिछले पाठ में हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि सूती वस्त्र किस प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं कि ठंडी के मौसम में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और सूती कपड़े हमारे शरीर को आरामदायक महसूस होते हैं और साथ में हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। किसी विशेष प्रकार के मौसम में बच्चों विशेष प्रकार के कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं। इसी प्रकार आपने ठंडी के मौसम में अनुभव किया होगा कि घर के अंदर आपको ठंडक का अनुभव होता है और बाहर जैसे ही निकलते हैं और सूर्य की रोशनी जैसे ही आपके शरीर में पड़ती है तो आप गर्माहट का अनुभव करते हैं। बच्चों आपको यह कैसे पता लगता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। बच्चों हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं और कुछ बहुत गर्म होती हैं। जैसे कि आपकी आइसक्रीम है ना, कितनी ठंडी रहती है, और यदि चाय को आप ले लें तो चाय कितनी गर्म होती है। बच्चों क्या आप जानते हैं कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि हम इसको स्पर्श करके छू के पता लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह बच्चों यह काम संभव नहीं हो पाता है। मान लीजिए बहुत गर्म पानी है तो आप उसको स्पर्श करके पता नहीं लगा सकते हैं। और स्पर्श के द्वारा यानी कि अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पता लगाने का जो काम है वह भी कितना विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, यह बात भी हम समझ सकते हैं कि वह परिणाम जो हमें प्राप्त होंगे स्पर्श के द्वारा वो विश्वसनीय नहीं होंगे। तो बच्चों कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म, इसका पता जो हम लोग लगाते हैं विशेष प्रकार के उपकरण के द्वारा, जिसे हम लोग तापमापी बोलते हैं। तो ठंडा और गर्म का पता किसके द्वारा लगाते हैं, तापमापी के द्वारा, है ना। तापमापी या थर्मामीटर, ठंडा या गर्म। तो बच्चों इस बात को हम लोग कोई वस्तु ठंडी है गर्म स्पर्श करके बहुत ही विश्वसनीय तरीके से इसका पता हम लोग नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए एक यंत्र है जिसे हम लोग थर्मामीटर या तापमापी बोलते हैं। इसके द्वारा ही कोई किसी भी वस्तु का ताप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर के द्वारा ताप को कैसे मापते हैं आगे हम लोग यही जानेंगे। तापमापन बच्चों जब हम लोग कभी बीमार होते हैं, हम या परिवार के हमारे अन्य सदस्य जब कभी बीमार होते हैं, उनको बुखार आ जाती है, तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं कि उनका जो फीवर है, जो उनका बुखार है वो कितना कम है कि ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक यंत्र निकालते हैं, है ना, जिसे तापमापी कहते हैं, और रोगी के जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ के बगल में या फिर जीभ के नीचे उस यंत्र को रखते हैं, थर्मामीटर को रखते हैं। बच्चों थर्मामीटर में पारा होता है जो गर्मी पाकर उसमें प्रसार होता है, और कांच के अंदर जो गैस नली है
उसके अंदर वह फैल जाता है और पारे में एक स्केल लगा होता है। जहां तक पारा फैलता है, जहां तक पारा बढ़ता है, उस स्केल के द्वारा हमें पता चल जाता है इस व्यक्ति का तापमान कितना है। थर्मामीटर की रचना कैसी होती है, थर्मामीटर कैसा बना होता है, चलिए जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। और तापमापी के द्वारा डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं, इसको भी हम जानेंगे कि तापमापी का थर्मामीटर का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो थर्मामीटर ये लीजिए, थर्मामीटर जो एक कांच की नली के आकार, कांच की एक नली के आकार की संरचना में बना होता है और इसके अंदर एक समान व्यास की एक और नलिका होती है। समान व्यास की एक नलिका और बनाती है इसके अंदर। ये और अगला भाग ये देखिए, अगले भाग को बच्चों बल्ब वाला भाग बोलते हैं। कौन सा भाग? बल्ब वाला भाग। यहाँ पर क्या भरा होता है? पारा। और ये क्या होती है? कांच की नली, कांच की नली। और इसके अंदर जो पतली सी नली आपको दिखाई दे रही है, एक पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग केस नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केस नली। साथ में यहाँ पर एक विभंग आप देख रहे हैं, विभंग, इसी को पिंक बंदूक बोलते हैं इस संरचना में। इसके साथ ही स्केल भी इसके बना होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होकर कहां तक फैला होता है, कहां तक बना होता है? 42। इस तरह से बच्चों हमारे तापमापी की संरचना होती है। इस प्रकार का थर्मामीटर, इसका जो परिसर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कहां तक होता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि बच्चों सामान्यतः मानव का तापमान इसी के बीच में होता है, इसलिए थर्मामीटर जो बनाया गया है ये मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए बनाया गया है। इस थर्मामीटर से हम लोग अपने शरीर का तापमान मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग, क्योंकि इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी तापमापी या बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपको मौसम संबंधी कोई रिपोर्ट तैयार करनी है कि किसी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान कितना है या फिर अधिकतम तापमान कितना है, तो अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रयोगशाला में आप अलग प्रकार का तापमापी देखेंगे जिसे हम लोग प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। तो उसका परिसर कहां से प्रारंभ होता है? 10 से लेकर 110 तक। इस तरह से बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी बनाए जाते हैं। अब डॉक्टरी तापमापी के द्वारा हम लोग अपना तापमान कैसे मालूम करते हैं या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए बच्चों कुछ बातों का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यह तापमापी कांच का बना होता है, साथ में इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम लोग पारा बोलते हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। यदि गलती से तापमापी टूट गया तो फिर पारे का निपटान भी एक समस्या बन जाएगा, पारे से निपटना भी एक समस्या बन सकता है। तो बच्चों पारे का थर्मामीटर का उपयोग कैसे करना है? सबसे पहले तो थर्मामीटर का, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय क्या करना है? इसका जो पाठ्यांक है, जो इसके पारे का तल है, वो 35 से नीचे गिराना है। तो 35 से नीचे कैसे आएगा? हाथ से थर्मामीटर पकड़ के थोड़ा सा झटका देंगे थर्मामीटर को, तो क्या है? इसका पारे का जो तल है वो नीचे खिसक जाएगा, नीचे आ जाएगा। बच्चों इसमें जो संरचना बनी हुई है विभंग, इसी के कारण ये संरचना क्या करती है? पारे के तल को अपने आप नीचे भी खिसकने देती है। ये इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई।
जिसके लिए यदि हमें पारे का तल नीचे पहुंचाना है, इससे नीचे में जाना है, तो थोड़ा सा थर्मामीटर को झटकेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक कहीं किसी से टकराने ना पाए, किसी वस्तु से टकरा ना जाए, फिर टूट जाएगा। तो ये संरचना जो है थर्मामीटर के तल पारे के तल को अपने आप नीचे खिसकने से रोकती है। तो पहली सावधानी क्या बरतनी है कि पारे का जो तल है वो 35 से नीचे खिसक आए, और इसके बाद आपको क्या करना है, थर्मामीटर को जीभ के नीचे लगाना है, और या फिर आप हाथ के बगल में इसे लगा सकते हैं। मतलब करीब 2 मिनट तक आप लगा के रखेंगे। इसके बाद बढ़ता हुआ जो पारा है जब वो स्थिर हो जाए, है ना, बढ़ना बंद हो जाए, तब हम पारे को थर्मामीटर को निकालकर उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। तो यही हमारे शरीर का तापमान बच्चों होगा। वैसे तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके शरीर का जो तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों जरूरी नहीं कि यह बिल्कुल फिक्स हो, अलग अलग मनुष्यों के तापमान में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन औसतन जो तापमान है स्वस्थ व्यक्ति का वो 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या करना है, पाठ्यांक पढ़ते समय फिर सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। थर्मामीटर निकाले और इसका जो पाठ्यांक पढ़ना है ना, कहाँ तक पारा का तल कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक पारा बढ़ गया है, इसको पढ़ते समय भी सावधानी की आवश्यकता है। एक तो आपको अगले भाग को, यानी कि जैसे मैं पेन को लिए हूँ, मान लीजिए थर्मामीटर है, इसका अगला भाग ये हो गया, हमें बल वाले भाग को टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। और थर्मामीटर का पाठ्यांक पढ़ते समय हमारी जो दृष्टि है उसी के सीध में, उसी के लंबवत थर्मामीटर को लाना है, फिर पाठ्यांक पढ़ना है। यही हमारे शरीर का तापमान है। बच्चों थर्मामीटर हॉस्पिटल में थर्मामीटर का उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो किसी भी प्रकार से बीमारियां, जो भी संक्रामक बीमारियां हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, इसके लिए हमें थर्मामीटर को साफ करने की जरूरत है। तो किसी भी रोगाणुरोधक घोल में एंटीसेप्टिक घोल पे थर्मामीटर को डुबाकर कॉटन से पोंछकर हम इसको साफ कर लेंगे, फिर अगले व्यक्ति में के तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम सही तरीके से किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान मालूम कर सकते हैं। ताप मापन के बाद बच्चों आगे हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। इसके बारे में प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमान, जैसे कि नाम से ही आप जान पा रहे होंगे, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। तो बच्चों हम अपने शरीर के अलावा हमें कई बार बहुत सी वस्तुओं के ताप को मापने की जरूरत पड़ जाती है, खासकर प्रयोगशाला में। बहुत सारे प्रयोगों को करते समय उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का, उन द्रवों के तापमान को लेने की भी जरूरत पड़ती है। तो प्रयोगशाला जो तापमापी वस्तु होता है वो भी लगभग इसी प्रकार से उसकी रचना होती है। उसके अंदर भी पारा भरा होता है। अब थोड़ा सा यहाँ फर्क है, उसका जो परिसर है कहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी भी द्रव वाले पदार्थ का या अन्य किसी पदार्थ का हमें तापमान मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे? मान लीजिए आपको गर्म पानी का तापमान मालूम करना है, इसके लिए आप बीकर में गर्म पानी लेंगे और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा थर्मामीटर उस बीकर के अंदर लटका देंगे। बच्चों जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसके ऊपर एक हुकनुमा संरचना भी बनी होती है जिससे आप इसे लटका सकते। थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बात यहाँ पर यह है, जब हम किसी बीकर में रखे हुए द्रव पदार्थ का तापमान लें तो ये हमारा थर्मामीटर है, तो बीकर की दीवार में स्पर्श ना करे, ना तो उसकी पेंदी में, है ना तो उसके आधार में बीकर के स्पर्श करे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस पदार्थ का तापमान हम लोग ले रहे हैं वह पदार्थ हमारे थर्मामीटर के बल्ब वाले हिस्से को
पूरी तरह से घेर रखा। और इस प्रकार से जब यदि आप गर्म पानी का तापमान ले रहे हैं तो आप बढ़ते हुए पारे के तल को एक अंदर जो केस नली है, जो एक खोखली नली है, उसके अंदर दौड़ते हुए पारे को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कई बार उनको बच्चों नहीं दिखाई देता तो हम थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं, तो जो चमकीली लाइन है पारे की वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और जब पारा का बढ़ना बंद हो जाए, पारा स्थिर अवस्था में आ जाए, पारे का बढ़ना रुक जाए, तो उस पाठ्यांक को आप नोट कर लेंगे, वही उस द्रव पदार्थ का तापमान है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रयोगशाला तापमान के माध्यम से बहुत सारे पदार्थों के तापमान को माप सकते हैं। आजकल बच्चों बाजार में डिजिटल थर्मामीटर भी, डिजिटल तापमापी भी आ गए हैं, है ना। इनमें क्या है बच्चों, पारा एक जहरीला पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, जिसके कारण से बिना पारे वाले थर्मामीटर बाजार में आ गए हैं। डिजिटल तापमापी, अंकीय तापमापी भी बाजार में उपलब्ध है, जिनकी सहायता से आप लोग अपने शरीर का तापमान बहुत ही आसानी के साथ माप सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आपकी बुक में चर्चा की गई है ऊष्मा स्थानांतरण की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? ऊष्मा स्थानांतरण की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, इसको समझेंगे, जानेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण। बच्चों ऊष्मा का स्थानांतरण यानी गर्मी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, और आपके साथ भी ऐसी हो सकता है घटनाएं कई बार हो चुकी हो। यदि आपके मान लीजिए घर में कोई बढ़िया सा पकवान बन रहा है, मान लीजिए आपके घर में माता आपकी माँ आपके लिए बढ़िया सी खीर तैयार कर रही है, और गैस के ऊपर बढ़िया सा बड़ा सा खीर का भगोना रखा हुआ, और गलती से माँ ने आपके उस भगोने के अंदर एक चम्मच छोड़ दी, और वह दूसरे काम में इधर उधर व्यस्त हो गई। इतने में आपको इतनी जल्दी पड़ी है, खीर तैयार हुई या नहीं, आप दौड़ के गए और उस चम्मच को पकड़ लिया, और क्या हुआ, तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, हाथ आपका जल गया। इस प्रकार के वाकये से भी आप वाकिफ हो चुके होंगे। इस प्रकार की घटनाएं भी आपके साथ कई बार घट चुकी है। तो बच्चों वो चम्मच का हैंडल कैसे गर्म हो, क्या आप समझ पाए हैं या जान पाए हैं? बच्चों यहाँ पर जो हैंडल के गर्म होने की घटना है बच्चों, वह इसी के कारण से हो रही है, ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण से। गर्मी जो एक स्थान से चल रहा है, गरम खीर से गर्मी चम्मच के अगले भाग तो गर्म थी, और वह गर्मी जो है चम्मच के दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची, तो बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण के कारण पहुंची। तो बच्चों गर्मी के एक जगह से दूसरे जगह जाने के तीन तरीके से, तीन विधियों से गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो तीन तरीके कौन से हैं? तो पहला तरीका है चालन के द्वारा। ऊष्मा स्थानांतरण की पहली विधि है चालन, यानी कि चलकर। गर्मी चलकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी? मान लीजिए आप गैस के ऊपर, हमने गैस का बर्नर चलिए जला दिया, ठीक है, ये
लैंप हमारी जली, गैस जली, और इसके ऊपर हमने एक स्टील का चम्मच रख दिया। ये लीजिए बच्चों, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। जैसे मैं चाक हाथ में लिया हूं, चाक के छोटे छोटे कणों से मिलकर ये चाक भी निर्मित हुई। यदि चाक को पीस दिया जाए तो उसके छोटे छोटे कणों को हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से लकड़ी हो या ईंट हो या पत्थर हो, वह भी छोटे छोटे कणों से होकर निर्मित हुआ। इसी प्रकार जो हमारा स्टील का चम्मच है, ये भी स्टील के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। यहाँ पर क्या होगा, हम देख पा रहे हैं चित्र में कि जो गैस की लौ है वह चम्मच के अगले भाग को गर्म कर, और चम्मच कैसे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर चम्मच बना हुआ है। ये लीजिए स्टील के छोटे छोटे कण, समझने के लिए मैंने बता दिया। तो आप देख रहे हैं चित्र में कि चम्मच के अगले भाग के कण इस गैस की लौ के द्वारा गर्म हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, गर्मी यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? तो बच्चों, जब यहाँ के कण गर्म हो जाते हैं तो गर्मी कैसे पहुंचती है? यहाँ के गर्म कण अपने अगले कण में गर्मी को स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि यह कण गर्मी को अगले कण तक भेज देगा। अगला कण पुनः गर्मी को आगे वाले कण को दे देगा, यह कण पुनः गर्मी को आगे वाले कण को स्थानांतरित कर देगा। इस तरह से बच्चों, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो ताप है, वह इस अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, ये इस विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये जो ऊष्मा के स्थानांतरण की इसे हम लोग चालन की विधि कहते हैं। इस विधि में बच्चों, इस विधि के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह ठोस पदार्थ होता है। इसमें होता है ठोस पदार्थ। इसी विधि के द्वारा गर्मी दूसरे सिरे पर, दूसरे छोर पर पहुंचती है। इसको आप एक प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए, इसके लिए इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजें मान लीजिए आप प्रयोगशाला में इस प्रयोग को हम लोग कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग ऐसी चीजों को के बारे में सोचेंगे जो आपके घरों में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चालन की विधि के द्वारा किस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ सामग्री आपको चाहिए होगी। मान लीजिए घर में आपको प्रयोग करना है तो 2-4 ईंटें आपको चाहिए और एक स्टील की पट्टी चाहिए, या फिर बड़ा सा स्टील का आपके पास स्केल हो तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, कुछ ईंटें लेंगे, मान लीजिए 2 ईंटें हमने ले ली जो एक दूसरे के ऊपर रख, ये लेंगे, और एक स्टील की पट्टी लें, किसी भी धातु की आप पट्टी ले सकते हैं। तांबे की, लोहे की, एल्युमिनियम, किसी भी धातु से बनी हुई एक हम लोग पट्टी लेंगे और इसके ऊपर पुनः एक ईंटा रख देंगे जिससे ये गिरे। इसके पश्चात बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वैक्स लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मोम लेना पड़ेगा, कुछ कीले लेनी पड़ेगी। कील कौन सी लेंगे, बहुत बड़ी कीलों से काम नहीं चलेगा। ऐसी कीले लेना है आपको जिन्हें मोम संभाल सके, है ना, जो मोम से चिपक जाए। तो बहुत ही छोटे आकार की कील लेंगे और आपके लिए उपयुक्त तो ये होगा कि आप मोची के पास बच्चों जो कीले रहती है ना, जिनका मत्था भी चौड़ा होता है और वजन में भी हल्की होगी, तो उन कीलों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मोची से आप कुछ कीले लाएंगे और साथ में आपको क्या चाहिए, वैक्स चाहिए, मोम चाहिए। तो मोम की सहायता से उन कीलों को इस पट्टी में चिपका लेंगे। मैंने कुछ कीले नीचे चिपका दी हैं, कीला लगा दी जाए। इस प्रकार से आप इस पट्टी में मोम की सहायता से कीलों को चिपका लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक हमें मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी और मोमबत्ती यहाँ पर रखेंगे और मोमबत्ती को जला देंगे। इस प्रकार से बच्चों
हम चीजों को व्यवस्थित करेंगे और मोमबत्ती को जैसे ही जलाएंगे बच्चों हम, तो क्या होगा, ये लोहे की पट्टी गर्म होना प्रारंभ कर देगी। जैसे जैसे ही चावल की विधि के द्वारा ऊष्मा आगे की ओर बढ़ेगी, गर्मी आगे की ओर बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ही यह लोहे की कील है जो मोम की सहायता से चिपकी हुई है, तो यह गर्मी पहले कहां तक पहुंचेगी, लोहे की पट्टी से मोम तक। जैसे ही मोम पिघलेगी यह कील नीचे टपक पड़ेगी, नीचे गिर जाएगी, या नीचे इस तरह से। इसके पश्चात गर्मी फिर आगे बढ़ी और दूसरे अगली बार ये कील गिरेगी, इसके पश्चात ये कील गिरेगी। इस तरह से बच्चों इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गर्मी आगे की ओर बढ़ती है और तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि दोनों सिरे का जो तापमान है वह समान नहीं हो जाता, तब तक ऊष्मा, तब तक गर्मी अधिक ताप से कम ताप की ओर बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि दोनों सिरों का तापमान समान नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से बच्चों ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यदि हम लोग द्रव पदार्थों की बच्चों बात करें, इसमें द्रव पदार्थों की, उसमें बच्चों संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके लिए भी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, गैस में एक बीकर रखेंगे, ठीक है, गैस में एक स्टैंड भी बना दिया जाए, गैस में एक बीकर रखेंगे और बीकर को पानी से भर देंगे। बीकर को किससे भर देंगे, पानी से। और बच्चों आप लोग आर्ट बनाने के लिए, बहुत सारे चित्रों को बनाने के लिए एक चमकीले पाउडर का उपयोग करते हैं, है ना। उस पाउडर को भी थोड़ा सा मैं इस पानी में मिला देंगे और हम ध्यानपूर्वक जब बीकर के पानी को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो चमकीले कण जो आपने पानी में मिलाए हैं किस प्रकार से दौड़ लगाने लगे, है ना। नीचे के कण ऊपर की ओर भगने लगे और ऊपर के कण नीचे की ओर भगने लगे, और इनका भगना तब तक प्रारंभ रहेगा जब तक कि बीकर के अंदर का पानी समान रूप से गर्म ना हो। तो संवहन की क्रिया में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले पानी के जो पानी सतह में नीचे की तरफ वहां के कण गर्म हो जाते हैं, यानी निचले पानी के कण, यानी इस बीकर के कैदी के पास के जो जल के कण हैं सबसे पहले वो गर्म होते हैं। जैसे ही ये गर्म होंगे, गर्म होकर ये ऊपर की ओर भाग आएंगे और इनका स्थान लेने के लिए ऊपर के जल के कण नीचे की तरफ भरेंगे, और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पानी समान रूप से न गर्म हो जाए। तो इनमें बच्चों क्या होगा, अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा, अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रयोग से बच्चों हम इस क्रिया को चमकीला पाउडर डाल के प्रक्रिया को हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से कण पानी के कण ऊपर की ओर भग रहे हैं और साथ में उस पाउडर के कणों को भी दौड़ा रहे हैं। एक तो दूसरी विधि ये हो गई। बच्चों तीसरी विधि ऊष्मा स्थानांतरण के है, उसका नाम है विकिरण। विकिरण इन दोनों विधियों में बच्चों ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए माध्यम है। इन दोनों विधियों में क्या है, इसमें माध्यम है, इसमें क्या है, इसमें ठोस वस्तु है और इसमें क्या है, इसमें जल के कण। लेकिन तीसरी जो बच्चों विधि है, इसमें बच्चों किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, बिना माध्यम के ही ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। और इस विधि के द्वारा सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो विकिरण के विधि के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है। सूर्य आपको पता है करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है और कुछ दूर तक तो हमारा वायुमंडल है, आगे वायु भी नहीं, हवा भी नहीं। लेकिन किस प्रकार से सूर्य की गर्मी हमारे
धरती पर आती है सूरज की गर्मी और हमें भी उष्मा देती है, वस्तुओं को भी गर्म कर देती है। तो बच्चों यह विकिरण के विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस विधि में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बिना माध्यम के ऊष्मा हम तक पहुंच पाती है। तो सूरज की गर्मी को हम लोग विकिरण विधि के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों आगे हम लोग जानेंगे सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने वाले वस्त्र किस प्रकार के होते हैं। इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे कि सर्दियों तथा गर्मियों में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अपने से बड़ों से जाना होगा, है ना, बाजार में कपड़े खरीदते समय भी जो हमारे माता पिता हैं इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े खरीदना है आपके लिए और ठंडियों के मौसम के लिए गहरे रंग के कपड़े खरीदना है। तो बच्चों इसका भी संबंध ऊष्मा के क्या है, मुख्य रूप से अवशोषण से। तो जो गहरे रंग के कपड़े हैं वो सूरज की किरणों को या सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये हल्के रंग के जो कपड़े हैं, जो सफेद रंग के कपड़े हैं, उनसे टकराकर जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसके लिए आप बच्चों क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप 2 बराबर आकार के भगोने लीजिए और उनको पानी से भर दीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, एक भगोने में पेंट कौन सा करेंगे, सफेद कलर का पेंट करनी, और एक भगोने में काले रंग का पेंट। उन दोनों का आकार बराबर होना चाहिए और एक को सफेद पेंट कर दिए, एक को काला, दोनों को पानी से भरकर दोनों को बराबर समय के लिए धूप में रख दिए। 1 घंटे के पश्चात हम दोनों का तापमान मापते हैं। हम पाते हैं कि जो काले रंग का भगोना था उसका पानी ज्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि उस सूर्य की जो ऊष्मा है वह उससे ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर पाया है। बच्चों इसका भी रंग का भी प्रभाव ऊष्मा के अवशोषण में पड़ता है। यदि हल्के रंग है, सफेद रंग है, तो ऊष्मा को परावर्तित कर देंगे, और यदि काला रंग है तो ऊष्मा को वह अवशोषित कर लेता, सोख लेता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में बच्चों हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारे मकान की पुताई सफेद कलर से कराते हैं, जिससे सूरज की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो सोखे नहीं, परावर्तित हो जाए, वापस लौट जाए और मकान हमारा ठंडक पहुंचाए, मकान में ठंडक। तो इसीलिए बच्चों हम लोगों को भी गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े और ठंडी के मौसम में गहरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने आज जाना कि ऊष्मा के मापन किस प्रकार से करते हैं, साथ में ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों से भी परिचित हुए, और गर्मी और ठंडी में हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और ऐसे कपड़े हमें क्यों पहनना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा हम लोगों ने आज की क्लास में की। अगले दिन बच्चों इसी चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू।